Hello friends, this is Amit and this video is about economic reforms and globalization. यह वीडियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में है। छोटा सा वीडियो है 6 मिनट का, लास्ट तक देखें। मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पॉइंट वाइज मैं बताऊँगा जो आपको याद रह जाएगी, जो आपके काम आ सकती है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों 1950 से लेकर के 1990 तक जो 40 साल का टाइम था, उसमें हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए था, लेकिन वो उतना डेवलप नहीं कर पाया। इसके बहुत सारे रीज़न थे। दोस्तों जो भी पॉलिसीज़ बनाए गए थे उतना कारगर नहीं सिद्ध हुए। पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा। तो इस तरह की चीज़ थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म? Economic reform can be defined as the changes introduced by the government to bring improvement in the economy of country through various reforms and policies. और एक इसका definition देख लेते हैं। Economic reform can also be defined as implementing new set of policies, rules and regulations to achieve economic growth. तो economic reform का मतलब होता है फिर से बनाना। दोस्तों economic reform की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब 1990 आया दोस्तों, तो इतना हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इतना ख़राब हो चुका था कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचे हुए थे और इतनी बोरोइंग्स थी कि उसको चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया था, चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इतनी ख़राब हालत हो गई थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी को फिर से रिफॉर्म करना पड़ा। और जब हमारी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ा तो इसमें दो नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव। जब हमारे लीडर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लानी होगी, तभी जा कर के हम आपको हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली। तो ये सब रीज़न थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के। When we talk about economic reforms in India, we talk about the economic crisis faced by India after independence and economic reforms that were made by our two great leaders, P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh in 1991. दोस्तों चाइना और जापान की इकोनॉमी भी उसी समय डेवलप करना शुरू हुई थी, लेकिन उनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गई एज़ कम्पेयर टू हमारी इकोनॉमी। इसका रीज़न ये भी रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी सरकार पब्लिक सेक्टर के ऊपर, और पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे क्योंकि कंपटीशन नहीं था। सो फ्रेंड्स, व्हाट वाज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? इकोनॉमी वाज गोइंग डाउन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ह्यूज डेब्ट्स ऑन गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, गल्फ वार। ये सब रीज़न थे दोस्तों। इकोनॉमी हमारी बहुत नीचे जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था और पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जितना पब्लिक सेक्टर पर भरोसा किया जाता था, पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब हमारा जो इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट नहीं था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया। फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। एक हफ्ता का 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज बचा हुआ था हमारे पास। गवर्नमेंट के पास डेब्ट्स थे, डेब्ट्स को पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। और गल्फ क्राइसिस, जिसकी वजह से तेल का दाम बढ़ गया था और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खोलना पड़ा था सरकार को। तो ये सब रीज़न थे। तो दोस्तों 1991 में हमें एलपीजी लाना पड़ा। तो दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा। और लिबरलाइजेशन से क्या हुआ? ड्रास्टिक चेंजेस इन इकोनॉमी, बहुत सारे चेंजेस करने पड़े हमारी इकोनॉमी में। गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट सेक्टर्स टू कंडक्ट बिजनेस विथ फ्यूअर रेस्ट्रिक्शंस। जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिए गए। जो लाइसेंस लेना पड़ता था हर बिज़नेस के लिए, उस चीज़ को हटा दिया गया। लिबरलाइजेशंस ओपनड अप इकोनॉमिक बॉर्डर्स टू फॉरेन कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन कंपनीज भी आने लगी, इन्वेस्टमेंट्स भी आने लगे। ऐसा होने से कंपटीशन बढ़ा, यहाँ से सामान बाहर जाने लगे, बाहर से सामान यहाँ आने लगा। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ने लगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो लिबरलाइजेशन से ही प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन से ही ग्लोबलाइजेशन होगा। क्योंकि अगर लिबरल किया जाए, कोई ट्रेड को करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे, उसमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, तो लोग इजीली कोई भी बिज़नेस करेंगे और जिससे फॉरेन कंपनीज आएंगे, फॉरेन कंपनीज आएगा तो ट्रेड बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन। देयर आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस।
Competition between domestic business will increase, promote foreign trade and regulate import and exports to reduce the debt burden of the country, to encourage private sector in development process of India, to encourage multinational companies to invest in India, to bring more competition in economy with aim of increasing efficiency in economy. दोस्तों, लिबरलाइजेशन को लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, जैसे कि इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थे उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया, रिडक्शन इन रेट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज़ किए गए, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज रिफॉर्म्स किए गए, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए। यहाँ पर डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब यहाँ जो रेगुलेशंस थे उसको कम कर दिए गए ताकि वो जो भी बिजनेस करते हैं वो उसको ईजिली कर सके। आइए दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है उसे देखते हैं। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन होने से यहाँ पर एफडीआई आने लगता है। एफडीआई आने से यहाँ रोजगार बढ़ता है, वहाँ का टेक्नोलॉजी यहाँ पर आता है और एफडीआई इंप्रूव करता है हमारी इकोनॉमी को। तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और डिस इन्वेस्टमेंट से। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप मतलब जो पावर जो पब्लिक सेक्टर के हाथों में था वो प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया जाता है। और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट शेयर जो पब्लिक सेक्टर में लगे हुए थे 50% से ज़्यादा लगे हुए थे, तो गवर्नमेंट वहाँ से अपने शेयर्स को हटा देती है, मतलब डिस इन्वेस्ट कर देती है। और आइए दोस्तों, अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड इंटीग्रेशन अमंग पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। Globalization is a process in which regional economies, society and cultures have been integrated to global network of communication, transport and trade. दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉर्डर्स जो थी उसको हटा दिया जाता है। अब इंडिया जो है अपना प्रोडक्ट्स को बाहर में एक्सपोर्ट कर सकती है और बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकती है, बाहर की कंपनीज़ यहाँ पर आकर के सेटअप कर सकती हैं। और जिससे क्या होता है कि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ता है, लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाना शुरू कर देती है। और इस तरह से दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी काफ़ी सुधार करता है, हमारा इकोनॉमी बूस्ट करता है। और जिस तरह का इकोनॉमी हम अभी देखते हैं वो एलपीजी का ही नतीजा है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।